चलो जी बच्चों शुरू करें। हाँ जी सर शुरू करते हैं। माई सेल्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमित कुमार। और बच्चों आज जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया हुआ है, हम एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन खत्म करेंगे आपके कंपनीज एक्ट 2013 के। और उन्हीं में से एक अल्ट्रा इंपॉर्टेंट, भाई मैं इंपॉर्टेंट नहीं कह रहा इस सेक्शन को, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट कह रहा हूं, आपको दिख भी गया होगा। हम इस अल्ट्रा इंपॉर्टेंट सेक्शन को अब शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नंबर कितना लिखा हुआ है बच्चों आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, 68। आओ शुरू करते हैं। एक महा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज। तो बोलो क्या आप सारे लोग मेरे साथ ध्यान से सुनोगे? हाँ जी सर, हम सारे लोग ध्यान से सुनेंगे। चलो अगर ध्यान से सुन रहे हो तो शुरू करते हैं हमारा बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज। ये चैप्टर 4 का टॉपिक है। कौन से चैप्टर का? चैप्टर 4। चैप्टर 4 हमारे सिलेबस का भी है और चैप्टर 4 कंपनीज एक्ट 2013 का भी है। ये आप सबको पता होगा, कंपनीज एक्ट चैप्टरों में बटा होता है। तो ये कौन सा चैप्टर का पार्ट है? चैप्टर नंबर 4। आओ शुरू करते हैं बच्चों। देखना बहुत कुछ लिखा हुआ है भाई इसके अंदर। आप ये क्लास देख लो, आपका इनफ है। आपको बाय बैक दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। आपको नोट्स इसी से कर लेना, आपको सारी बातें मिल जाएंगी। एक छोटी से छोटी बात भी आपको इसके अंदर मिल जाएगी, है ना। तो आपने कहीं से भी पढ़ा हो, डज नॉट मैटर, रिवीजन के लिए आपके लिए 100% काम आ जाएगा। आओ शुरू करें। लिखता है बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, सेक्शन नंबर इसका डेडिकेटेड है 68। बिना किसी डाउट के इसे तो दिमाग में बसा लेना। सबसे पहले हमने बायबैक का एक छोटा सा मतलब लिखा है। होता क्या है बायबैक? तो बेटा ये हमारे को बचपन से पता है। बायबैक का मतलब होता है एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब होता है खरीदना। हम एक्वायर कर रहे हैं अपनी ही सिक्योरिटीज को, ओन सिक्योरिटीज को बाय द कंपनी। जब कंपनी अपनी ही सिक्योरिटीज को एक्वायर करती है मार्केट से, तो उसको हम बोलते हैं क्या? बाय बैक। ठीक है। बायबैक का अगर आपको रिसेंट एग्जांपल देखना है तो जिसमें मैं खुद इन्वॉल्व था, मैं उसका नाम ले सकता हूं। EIL के अंदर इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, जो कि एक गवर्नमेंट कंपनी है, उसने कुछ टाइम पहले बायबैक करा था। उसमें क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटीज थी वो सब हमने प्रैक्टिकल देखा हुआ है। आप भी जब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे जाओगे तो सीख जाओगे। तो अभी बस इतना ध्यान रखना है, बायबैक का मतलब होता है एक्विजिशन। किसका? खुद की सिक्योरिटीज का। किसके द्वारा? कंपनी के द्वारा। यहां तक तो क्लियर है बेटा? रिवीजन है तो आओ रिवीजन की तरह आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखना बेटा आगे क्या लिखा हुआ है। ये मैंने हर टॉपिक को एक कोशिश करा है अलग अलग डब्बों में डालने का, तो आप उस हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। तो बेटा देखना आगे, सोर्सेज ऑफ बायबैक। भाई ये भी मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं पता आओ सामने ध्यान से देखना। सोर्सेज ऑफ बायबैक मतलब बायबैक करने के लिए पैसा कहां से आएगा? पैसा चाहिए ना बायबैक करने के लिए। बाय कर रहा हूं, कंपनी हूं मैं, बाय कर रहा हूं, मुझे क्या देना है? पैसा कहां से आएगा? तो लिखा हुआ है सबसे पहले कंपनी के फ्री रिजर्व से पैसा आएगा। कहां से पैसा आएगा? फ्री रिजर्व से। दूसरा, बहुत सारे बच्चे इसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहते हैं, बहुत सारे बच्चे इसे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कहते हैं। SPR बोलो या SPA बोलो, दोनों सेम है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से पैसा आएगा। या फिर तीसरा, प्रोसीड्स ऑफ शेयर्स या सिक्योरिटी, कोई शेयर्स या सिक्योरिटी इश्यू करके जो पैसा आया उससे बायबैक कर रहा हूं। क्या खतरनाक बात है, मैंने इधर मार्केट में इशू करा, वहां से जो पैसा आया उससे ये वाली सिक्योरिटी को बायबैक कर रहा हूं। हाँ चलेगा, लेकिन बायबैक के लिए एक छोटी सी बात और लिखी है, बायबैक ऑफ ESOP आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ अर्लियर इशू नॉट अलाउड। तो बेटा जब पेपर में क्वेश्चन बनेगा तो क्वेश्चन ये बच्चों वाली बातों पे बनेगा, इन दोनों तीनों बातों पे बनेगा ना। तीसरी बात से रिलेटेड ये वाली बात है जो बहुत ज्यादा काम किया। मैं फिर से बता देता हूं, देखो क्या लिखा हुआ है, बायबैक ऑफ ESOP। जो ESOP का बायबैक हो रहा है, ESOP मेरे ख्याल से सब जानते होंगे। हाँ, तो जब बायबैक हो रहा है ESOP का आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ अर्लियर इशू, तो पहले जो इशू हुआ था वहां के पैसे से बायबैक ESOP वाले शेयर का पॉसिबल नहीं है। तो MCQ के लिए भी और नॉर्मल क्वेश्चन आंसर के लिए भी ये अच्छे से ध्यान रखना, बायबैक कौन से वाले का अलाउड नहीं है? बायबैक के लिए सोर्सेस प्रीवियस वाला अलाउड नहीं है। किसके लिए? ESOP के लिए। तो ESOP के लिए एक कहानी अलग थी। आई होप आप सबको क्लियर हो गई होगी। लेट्स से ये मेरा ESOP का शेयर है, इस शेयर वाले को अब मैं बायबैक कर रहा हूं। तो इसको बायबैक करने के लिए जो मेरा पहले इशू हुआ, जो अर्लियर इशू हुआ था, क्या उस वाले पैसे से इसका बायबैक किया जा सकता है? ना। उसके लिए भाई फ्री रिजर्व यूज करो, बाकी चीजें यूज करो, और ये सब कुछ अलाउड नहीं है। ये प्रोसीड्स ऑफ शेयर्स वाला इस ESOP के लिए अलाउड नहीं है। बेटा यहां तक की सारी बातें क्लियर हो गई होंगी? हाँ जी सर, सब कुछ क्लियर है, बहुत बढ़िया, यही मुझे उम्मीद भी थी। आओ पढ़ते आगे। बेटा बहुत कुछ इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है इसके अंदर, देखना। सबसे पहले चलो अब मैं आपको यही पढ़ा देता हूं, कंडीशन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही क्या रहेगा हमारा? कंडीशंस ऑफ बायबैक। एक कंडीशन है भतेरी, बहुत सारी कंडीशन है। आओ शुरू करते हैं। सबसे पहला
कंडीशंस फॉर बायबैक, जिसमें बेटा क्वेश्चन आमतौर पे जनरली बनता है। तो कंडीशन फॉर बायबैक में सबसे पहले हमने लिखा ऑथराइज बाय आर्टिकल्स होना चाहिए, एओए के अंदर ऑथराइज होना चाहिए। अगर एओए के अंदर से ऑथराइज नहीं है, सॉरी आप नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते बच्चों? बायबैक नहीं कर सकते। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट, ये क्या लिखा है भाई? एसआर इन जीएम, मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्लिक हो गया होगा। एसआर बोले तो, एसआर बोले तो, बोले जरा, एसआर बोले तो स्पेशल रिजोल्यूशन, और जीएम बोले तो जनरल मीटिंग। तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है कौन सी मीटिंग में? जनरल मीटिंग के अंदर। दो कंडीशन बच्चों वाली थी, लेकिन इस सेकंड कंडीशन का ये अल्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे स्टार मार्क कर लेना। देखना ध्यान से क्या लिखा हुआ है, एसआर इज नॉट नेसेसरी, स्पेशल रिजोल्यूशन जरूरी नहीं है अगर बायबैक कुछ एक लिमिट के अंदर हो रहा है। व्हाट इज द लिमिट? 10%। पढ़ना, इफ बायबैक ऑफ 10%, बायबैक कितने परसेंट का हो रहा है? 10% पेड अप प्लस फ्री रिजर्व का। लेट्स से पेड अप 1000 रुपए था और फ्री रिजर्व 100 रुपए था, तो कितने रुपए हो गए? 1100 का अगर 10% तक का बायबैक हो रहा है तो एसआर पास कराने की जरूरत नहीं है। उस केस में बोर्ड का रिजोल्यूशन, नजर आ रहा है ना, बोर्ड का रिजोल्यूशन, बोर्ड के रिजोल्यूशन से भी बात बन जाएगी। तो बेटा बहुत खतरनाक बात थी, खतरनाक बात को खतरनाक तरीके से पढ़ भी लो। देखो, एसआर पास करवाना था जनरल मीटिंग के अंदर, हाँ सर करवाना था, लेकिन पेडअप का और फ्री रिजर्व का 10% तक का अगर बायबैक कर रहे हो तो चलेगा, एसआर पास करवाने की जरूरत नहीं है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोर्ड रिजोल्यूशन पास करा होगा वो चलेगा, वो इनफ है, वो पर्याप्त है। ये वाली कंडीशन यहां बसा कर जाना। आगे क्या लिखा हुआ है? बायबैक नॉट टू एक्सीड, बायबैक कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए? 25% ऑफ पेड अप प्लस फ्री रिजर्व। बेटा आमतौर पे आपको ये दोनों वर्ड चिपक कर ही मिलेंगे। लेट्स से ऊपर वाले एग्जांपल ले लेते हैं, 1000 रुपए ये, 100 रुपए ये, 1100 रुपए का 25% तक का बायबैक अलाउड है, उससे ज्यादा का बायबैक अलाउड नहीं है। भाई ये चारों कंडीशन काम की है। सबसे पहली कंडीशन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। सबसे पहले कहां से ऑथराइज होना चाहिए? आर्टिकल्स। दूसरा कहां से? एसआर पास होना चाहिए जनरल मीटिंग में, लेकिन बोर्ड रिजोल्यूशन से भी बात बन जाती है 10% वाले केस में। इसके अलावा पेड अप और फ्री रिजर्व, एफ रिजर्व का मतलब बच्चों क्या हो गया? फ्री रिजर्व, इन दोनों का मिलाकर 25% से ज्यादा का बायबैक अलाउड नहीं है। चारों कंडीशन क्लियर है सर? हाँ जी सर क्लियर है। आगे क्या लिखा हुआ है बेटा? ध्यान से देखना, एक अगेन छोटू बात, हर पॉइंट के अंदर कहीं कहीं छोटी छोटी बातें होती है ना, ये वही है, ये आपके बुकों से मैच करेगा बेटा, सेम टू सेम लिखा हुआ है। इक्विटी शेयर्स, अगर सिर्फ इक्विटी शेयर्स है, मतलब बायबैक सिक्योरिटीज का नहीं हो रहा, बायबैक सिक्योरिटी के अंदर शेयर्स का हो रहा है, इक्विटी शेयर्स का। क्योंकि बेटा याद करो 68 का नाम बायबैक ऑफ शेयर्स थोड़ी ना है, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज है। यहां पे अब मैं स्पेसिफिकली बात करने जा रहा हूं बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो उसके लिए क्या लिखा हुआ है? तो उस केस में 25%, यहां था 25% पेड अप और फ्री रिजर्व दोनों का, लेकिन यहां पे इक्विटी शेयर के केस में सिर्फ और सिर्फ किसका 25% अलाउड है? पेड अप का। मैं पक्का जानता हूं आप में से बहुत सारे बच्चे जब ये टॉपिक रिवाइज करते होंगे या जब भी आपने पढ़ा होगा या जहां भी पढ़ा होगा, आपने इस वाली बात पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा। कलर ही नजर नहीं आ रहा, कोई अच्छा कलर लेना पड़ेगा, पीला ले लेते हैं। चलो देखना बेटा फिर से, ये 25% वाली बात किसके लिए एप्लीकेबल है? इक्विटी शेयर्स। ये वाली 25% वाली बात भी इक्विटी शेयर्स के लिए, लेकिन ये सबके लिए। दिस बात इज एप्लीकेबल टू ऑल सिक्योरिटीज, लेकिन दिस बात इज एप्लीकेबल टू ओनली इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल वालों का 25% से पेड अप का, लेकिन बाकी सिक्योरिटी लाइक प्रेफरेंस और बाकी डिवेंचर्स, इन सब का बायबैक के लिए व्हाट इज द परसेंट, व्हाट इज द पॉइंट? पॉइंट इज उनका पेड अप और फ्री रिजर्व दोनों प्लस होता है। भाई बताओ क्लियर है? यही काम की बात थी। अगर ये काम की बात आपके समझ में आई तो सब कुछ काम का बात आपको समझ में आ गया। आप पक्का 68 पेपर में आएगा तो करके आओगे। क्या सेक्शन 68 याद करना है? हाँ भाई याद करना है। आगे देखना, आफ्टर बायबैक, बायबैक की कंप्लीशन होने के बाद रेशियो ऑफ डेप्ट शुड नॉट बी मोर देन ट्वाइस ऑफ द पेड अप एंड फ्री रिजर्व। मतलब जब बायबैक हो गया उसके उपरांत, उपरांत मतलब उसके बाद डेप्ट का रेशियो, मतलब डेप्ट किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? should not be more than twice of paid up plus free reserve। पेड अप और फ्री रिजर्व का 2 गुना डेप्ट नहीं होना चाहिए। भाई तुम्हारा डेप्ट इक्विटी रेशियो बना रहना चाहिए। आपने शायद कभी बच्चों में पढ़ा होगा 1:2 का डेप्ट इक्विटी रेशियो आइडियल माना जाता है। नहीं भी पढ़ा होगा कोई बात नहीं, ये वाला पॉइंट बस आप ध्यान रख लेना। इश्यू बायबैक होने के बाद क्या होना चाहिए? डेप्ट का रेशियो डबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लिखा हुआ है डेप्ट शुड नॉट बी मोर देन
ट्वाइस ऑफ द पेड अप, और ज्यादातर जगह पेड अप के साथ चिपक कर कौन आता है? फ्री रिजर्व। बस एक ही जगह फ्री रिजर्व चिपक कर नहीं आया था, ये वाली जगह, ये वाली, इस वाली जगह पे फ्री रिजर्व चिपक कर नहीं आया था। बोलो बेटा, यहां तक की सारी बातें क्लियर है क्या? हाँ, पक्की बात है, क्लियर है? बताओ मेरे को फटाफट, सेक्शन कौन सा चल रहा है? 68। ये थोड़ी डिटेल, ये सेक्शन ही इतना इंपॉर्टेंट है कि मेरे को थोड़ा ज्यादा बोलने का मन कर रहा है, तो मुझे रोकना मत, चलने देना मेरे को, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आओ आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ये वाली बात तो हलवी बात है। कैसी बात है बच्चों? हलवा। फुली पेड अप होना चाहिए। बायबैक हमेशा कौन सी सिक्योरिटीज का होना चाहिए? फुली पेड अप का। पार्टली पेड अप वालों की कोई औकात नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कंपनीज एक्ट के रूल्स का, तो रूल नंबर कौन सा एप्लीकेबल है? 17। और अगर लिस्टेड कंपनी है तो किसके रूल्स को ऑल पालन करना पड़ेगा? सेबी। ये तो पूरे चैप्टर में कहीं भी लिखो, अगर लिस्टेड कंपनी है तो अपार्ट फ्रॉम कंपनीज एक्ट 2013 यू आल्सो हैव टू कंप्लाई विद द सेबी की रेगुलेशंस। ओके ना, सेबी के रेगुलेशन होते हैं बेटा, ये ध्यान रखना, सेबी के रेगुलेशन। अगर आपको सेबी के आगे रेगुलेशन वर्ड लिखना है तो कोई आपको रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा। बताओ डन? पक्का? रूल 17 अप्लाई हो रहा है, और रूल 17 अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो रूल 17 के साथ सेबी की गाइडलाइंस रेगुलेशन का भी पालन करना है। मेरे ख्याल से बच्चों ये सारी कंडीशन क्लियर होगी। इसमें वो 10% 25% वाली बातों का ही खेल है। इसके अलावा एसआर और बोर्ड रिजोल्यूशन वाली बात पे भी आमतौर पे सवाल बन जाता है। आप बिल्कुल मत शौकना, अगर आपके पेपर में एक प्रॉपर बैलेंस शीट बनी आई और उसमें बताया फलाना 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 ऐसे है, तो बेटा चौंकना मत, ये मत सोचना अकाउंट्स का पेपर आ गया। बैलेंस शीटें तक बनी आ जाती है इस बायबैक के क्वेश्चन के अंदर। बोलो डन? डन है सर, ओके। आगे लिखा हुआ है, अब मैं थोड़ी प्रोसीजर की बातें कर लेता हूं। बहुत इजी है प्रोसीजर, हमारा जो मेन पार्ट था वो खत्म हो चुका है। आओ एक बार प्रोसीजर पे नजर मारते हैं। ये रहा प्रोसीजर, आप सबको नजर आ रहा होगा मुझे उम्मीद है। मैं नजर ना भी आऊं तो भी चलेगा, कंटेंट नजर आना चाहिए। प्रोसीजर बायबैक का, सबसे पहले नोटिस भेजा जाएगा एसआर के लिए। पढ़ा था ना बेटा, 10% से ज्यादा है तो एसआर पास करवाना होता है, तो भाई एसआर पास करवाने के लिए नोटिस जाता है। 101 में नोटिस जाता है, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा बातें भी बतानी है, इंक्लूड्स एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। नोटिस जाता है 101 के अंदर, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाता है 102 के अंदर। उस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या क्या बताना है? तो फर्स्ट, सारी की सारी मटेरियल फैक्ट्स, कब खरीद रहे हो, कितना खरीद रहे हो, क्यों खरीद रहे हो, किसके कहने पे खरीद रहे हो, सारी बातें। इसके अलावा नेसेसिटी, काहे खरीद रहे हो भाई, क्लास ऑफ शेयर्स, किसका बायबैक चल रहा है, अमाउंट इन्वॉल्व इन्वेस्टेड, कितना पैसा लगेगा, टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन, कितने समय में खत्म हो जाएगा। ये सारी चीजों को आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के अंदर बताना है। बोलो बेटा डन? ये सारे बेटा कैसे प्रोसीजर है? जनरल। स्क्रीन को थोड़ा घुमा कर देखो, ये वर्ड क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है जनरल प्रोसीजर्स। बताओ यहां तक की सारी बातें क्लियर है? क्लियर होंगी ही होंगी, मुझे उम्मीद है। ये है अल्ट्रा इंपॉर्टेंट। अभी दूसरा पेज भी इसका बचा हुआ है, बहुत कुछ है इसके अंदर, आगे देखना। बायबैक फ्रॉम, बेटा बायबैक कहां से करेंगे? पैसे की बात नहीं चल रही, बायबैक के सोर्सेस की बात नहीं चल रही, बायबैक होगा कहां से? तो लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से खरीद लेंगे, प्रोराटा बेसिस पे। प्रोराटा बोले तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। दूसरा, ओपन मार्केट, मार्केट में जाकर खरीदेंगे। बेटा ईआईएल ने ओपन मार्केट से ही खरीदा था, ठीक है। तीसरा, स्वेट इक्विटी शेयर्स वालों से भी खरीद सकते हैं। तो हम कहां से खरीद सकते हैं? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से प्रोराटा बेसिस पे। बायबैक ओपन मार्केट से भी हो सकता है और एसॉप वालों से भी पॉसिबल है, स्वेट इक्विटी वालों से भी पॉसिबल है। बोलो बेटा डन? सारी बातें यहां तक की क्लियर है? हाँ, एक छोटी बात यहां पे भी रह रही है। फिर हमारा ये वाला पेज समरी का खत्म, एक और पेज है बायबैक का, बड़ा सेक्शन है। लिखा हुआ है नो बायबैक शैल बी मेड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ प्रीसीडिंग बायबैक ऑफर। मतलब ये मेरा बायबैक खत्म हुआ, ऐसे खत्म हुए अभी 4 महीने नहीं हुए, एक और आग लग चुकी है अंदर से एक और बायबैक करने का। अरे थम जाओ, कम से कम कितना थम जाओ? 1 साल। 1 साल का गैप आ जाना चाहिए बायबैक अगला करने से पहले। तो ये वाली बात बहुत बच्चों वाली थी। आई होप बच्चों यहां तक की सारी बातें क्लियर होंगी। बायबैक का सेक्शन एक बार मेरे को सब बता दो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, वैसे तो बताने की जरूरत नहीं है, सबको याद हो चुका होगा। सेक्शन 63 ना सेक्शन 68 बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, जिसमें हम मेन तौर पे बायबैक शेयर्स का ही ज्यादातर पढ़ रहे होते हैं। मेरे ख्याल से बच्चों ये जो भी आपके सामने है इन सब का आप स्क्रीनशॉट ले लेना है, मेरे से मांग लेना है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। देखो क्या शानदार तरीके से लिखा है भाई, दिस इज शानदार भाई, ये बढ़िया है, बहुत बढ़िया है ये। इसके कॉम्प्लीमेंट्स दो मेरे को, बाद में दे देना, अभी पढ़ते हैं। आओ आगे क्या लिखा हुआ है बेटा देखना। थोड़ी सी बातें और है, वो वाला पेज ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ये वाला पेज है इंपॉर्टेंट लेकिन नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। इसमें थोड़ी मेरी आपको रंग बिरंगी भी चीजें नजर आएंगी, लाइक दिस बिल्ली, इसके अलावा लाइक दिस टेढ़ा इंसान, ये सारी चीजें भी आपको नजर आएंगी। ये मेरी कलाकारी है। आओ चलो शुरू कर रहे हैं।
डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। भाई डायरेक्टर सुन, तेरे को एक डिक्लेरेशन देनी है। किस बात की डिक्लेरेशन? फाइल विद द आरओसी। ये डिक्लेरेशन आरओसी को देनी है और सेबी को। बेटा सेबी का नाम जब जब आता है, जब जब कंपनी कैसी होती है, लिस्टेड, तो डिक्लेरेशन देनी है आरओसी। ये तो मैं पहली बार, मैंने आरओसी तो सुना था, ये आरओसी कहां से आ गया? आरओसी बेटा बोले तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, तो लिखा हुआ है फाइल विद द आरओसी या सेबी। सेबी बोले तो लिस्टेड कंपनी के लिए क्या फॉर्म नंबर SH9 में क्या फाइल करना है? एफिडेविट ऑफ इंक्वायरी। एफिडेविट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। एफिडेविट ऑफ इंक्वायरी बाय द मैनेजमेंट दैट कंपनी will not be insolvent in the next 12 month। डायरेक्टर तू ये कसम डिक्लेयर करके दे कि कंपनी अगले महीने में इंसॉल्वेंट होने, अगले 12 महीनों तक इंसॉल्वेंट होने वाली नहीं है। इस बात का एफिडेविट लिख कर दो। कहीं ऐसा तो नहीं बायबैक कर कर उनको घर भेज रहे हो जो तुम्हारे खास से, और फिर इधर कंपनी के लंका लग जाए। तो इससे बचने के लिए डायरेक्टर्स लोगों से क्या करवा लिया? एफिडेविट ले लिया कि अगले 12 महीनों में आपने इंक्वायरी कर ली, सारा बुक्स ऑफ अकाउंट, सब फाइनेंशियल पोजीशन देख ली, और ये अब आप डिक्लेयर करो, एफिडेविट दो कि 12 महीने में आपकी लंका लगने वाली नहीं है। लंका लगने वाली नहीं है मतलब आप इंसॉल्वेंट होने वाले नहीं हो। इसके अलावा इस एफिडेविट को बेटा साइन कौन करेंगे? हमारे प्यारे साइन बाय 2 डायरेक्टर। 2 डायरेक्टर बेचारे साइन करेंगे, जिसमें से एक डायरेक्टर एमडी होना चाहिए। एमडी या एमडीएच? एमडी। एमडी बोले तो मैनेजिंग डायरेक्टर। बोलो बेटा डन। तो ये एक प्रोसीजरल पार्ट था कि डायरेक्टर लोगों को एक डिक्लेरेशन या एक एफिडेविट देना है, किस चीज का? कि नेक्स्ट 12 मंथ्स के अंदर अपन लोग इंसॉल्वेंट होने वाले नहीं, हमारी कंपनी साउंड है, साउंड फाइनेंशियल पोजीशन है उनकी, ठीक है। इसके अलावा ये वाली बात भी पढ़ लेते हैं बेटा, क्या लिखा हुआ है वो देखना। बायबैक शुड बी कंप्लीटेड विद इन 12 मंथ्स ऑफ एसआर। एसआर बोले तो स्पेशल रिजोल्यूशन और बोर्ड रिजोल्यूशन। बेटा बोर्ड रिजोल्यूशन वाली बात पढ़ी थी ना अभी, 10% वाली। हाँ, तो जब एसआर पास हुआ या बोर्ड रिजोल्यूशन पास हुआ, वहां से 12 महीनों के भीतर अंदर आपका बायबैक पूरे तरीके से फिनिश हो जाना चाहिए। इसके अलावा एक छोटी सी बात और लिखी है, आपको ये नजर आ रही है तो ठीक, नहीं आ रही तो अब आ जाएगी, देखना। कह रहा है नो फ्रेश इश्यू विद इन 6 मंथ्स ऑफ द सेम क्लास। मतलब भाई अभी मैंने लेट से किसी एक्स क्लास का बायबैक करा था, अब 2 महीने बाद उसको फिर से इशू कर रहा हूं, ये क्या बकवास है भाई? अभी अभी अगर हमने क्या करा है बायबैक, तो सेम क्लास का 6 महीने के अंदर फ्रेश इशू पॉसिबल नहीं है। लिखा हुआ है नो फ्रेश इशू विद इन 6 मंथ्स ऑफ द सेम क्लास। ये ध्यान रखना बेटा, एमसीक्यू के लिए भी और नॉर्मल क्वेश्चंस के लिए भी। इसके अलावा क्या अदर सिक्योरिटीज को 6 महीने के अंदर इशू कर सकते हैं? हाँ, ये छोटे में मैंने लिखा हुआ है, ये आपकी बुकों में भी लिखा हुआ होगा। बेटा सेम क्लास का 6 महीने में नहीं कर सकते, क्या अदर सिक्योरिटीज का फ्रेश इशू कर सकते हैं? यस, अलाउड है, ठीक है। इसके अलावा बोनस इशू और एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन। बेटा सुनना, ये वाला 6 महीने वाले की दूसरी एक्सेप्शन कि 6 महीने के अंदर अलाउड है अगर बोनस इशू है। बेटा बोनस हम काफी पहले डिक्लेयर कर देते हैं तो मेरी लीगल ऑब्लिगेशन हो गई, या किसी और एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन की वजह से 6 महीने के अंदर इशू करना पड़ रहा है, तो ये 6 महीने वाला इशू क्या हो जाएगा? अलाउड हो जाएगा। लेकिन कोई एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई पहले से आपने किसी कोई वादा नहीं करा हुआ, तो सेम क्लास का 6 महीने के अंदर किसी सिनेरियो में पॉसिबल नहीं है। तो 6 महीने के अंदर पॉसिबल है या तो नया वाला, कोई नई क्लास इशू कर रहे हो, पुरानी वाली नहीं कर रहे, या तो वो जो नया सेम क्लास का कर रहे हो ना वो बोनस इशू है, या वो कोई और एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन है, तब आप सेम क्लास वाला भी कर सकते हो। अदरवाइज सेम क्लास वाला 6 महीने के अंदर किसी भी सिनेरियो में पॉसिबल नहीं है। बोलो बेटा केम छो, मजा आया? यहां तक मजा आया होगा। आओ एक बार इस पूरे मजे को पूरा खत्म करते हैं, मजा बीच में क्यों छोड़े। आओ देखना, लिखा हुआ है रजिस्टर ऑफ बायबैक। भाई ये बच्चों वाली बात है, आओ बच्चों की तरह पढ़ लेते हैं। भाई बायबैक का भी रजिस्टर बना लेना, ठीक है बना लेंगे। कौन से फॉर्म नंबर में? SS10 में, ओके बना लेंगे। क्या क्या बॉट बैक करा, कौन कौन से शेयर्स बॉट करे, कंसिडरेशन कितना पैसा दिया, डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ शेयर। बेटा ये ध्यान देना, जब शेयर्स बॉट बैक हो जाते हैं ना, ये मैं पढ़ाऊंगा अभी, बगल में लिखा हुआ है, तो उन शेयर्स को फिजिकली डिस्ट्रॉय करना होता है। तो वही कह रहा है कब करा, डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ शेयर, या कब आपने उसे डिस्ट्रॉय करा, डेट ऑफ डिस्ट्रॉय शेयर्स। शेयर का मतलब शेयर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसमें आग लगा रहे हैं ना, शेयर सर्टिफिकेट वगैरह कब आपने डिस्ट्रॉय करे, फिजिकली कब डिस्ट्रॉय करे, इन सब की बातें रजिस्टर ऑफ बायबैक के अंदर हो जानी चाहिए। ऐसा बहुत ज्यादा काम का नहीं था, लेकिन प्रोसीजरल हिस्सा था। इसके अलावा टाइम चेक। बेटा टाइम की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत टाइम की कुछ बातें एक साथ इकट्ठा करके लिखी हुई हैं, तो थोड़ा ध्यान केंद्रित करिएगा, सामने खत्म होने वाला है, ज्यादा नहीं बचा। टाइम चेक बिफोर बायबैक, बायबैक होने से पहले
फाइल लेटर ऑफ ऑफर, एक लेटर ऑफ ऑफर फाइल करना है SH8 में ROC के पास, ROC नहीं ROC के पास, ठीक है। वो लेटर ऑफ ऑफर ROC के पास फाइल करने से के बाद आफ्टर दैट डिस्पैच द सेम, ये जो लेटर ऑफ ऑफर था इस सेम चीज को 20 दिनों के अंदर ROC फाइलिंग के 20 दिनों के अंदर शेयर होल्डर्स को दे देना। बोलो भाई समझ में आया? मैंने ROC को दिया आज, तो जब ROC को दे दिया वहां से 20 दिनों के अंदर शेयर होल्डर्स को भी दे दूंगा। देखो भाई ये है मेरा लेटर ऑफ ऑफर। बोलो बेटा दो बातें क्लियर है। सबसे पहले मैंने जानबूझकर यहां पे स्टार बनाया है, बोलो सबसे पहले किसको दिया लेटर ऑफ ऑफर? ROC। फिर वहां से 20 दिनों के अंदर, ये रहा 20 दिन, वहां से 20 दिनों के अंदर शेयर होल्डर्स को दे देना। डन, वही सेम चीज। क्या सेम चीज? लेटर ऑफ ऑफर। फिर उसमें ऑफर ओपन फॉर नॉट लेस देन 15 दिन, ऑफर 15 दिनों से कम के लिए खुला नहीं होना चाहिए, मतलब 15 से ज्यादा का होना चाहिए, एंड नॉट मोर देन 30 डेज, और 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 15 से कम नहीं, 30 से ज्यादा नहीं, मतलब 15 से 30 दिनों के बीच में ऑफर ओपन रहना चाहिए। यह है बात, काम की बात। ऑफर शुड बी ओपन नॉट लेस देन 15 दिन एंड नॉट मोर देन 30 दिन, मतलब इसके बीच का होना चाहिए। ओके सर, समझ में आ गया? फ्रॉम द डिस्पैच ऑफ लेटर। नोट एक छोटी बात बेटा, ये 15 दिनों वाली बात की ना एक एक्सेप्शन है, ध्यान से देखिएगा। इफ ऑल द मेंबर्स एग्री देन लेस देन 15 दिन भी ऑल्सो अलाउड है। तो जनरली तो 15 से 30 दिन का होता है, लेकिन अगर सारे मेंबर कह रहे ना 12 दिन कर लो तो ठीक है 12 दिन कर लेंगे, लेकिन सारे मेंबर्स एग्री होने चाहिए विद इन 7 डेज। और भाई जब भी बायबैक हो जाएगा तो 7 दिनों के अंदर सबको सबका पैसा बांट देना। एंड लास्ट में विद इन 7 डेज ऑफ बायबैक फिजिकली डिस्ट्रॉय द शेयर्स ऑफ बॉट। ये फिजिकली डिस्ट्रॉय वाली बात बेटा यहाँ पे लिखी हुई थी। तो देखो कितने सारे टाइम पीरियड आए। सबसे पहले 20 दिन वाली बात आई, फिर 15 दिन, फिर 30 दिन, फिर इन दोनों की एक्सेप्शन आई, फिर 7 दिनों के अंदर पैसा दे देना, फिर वहां से 7 दिनों के अंदर शेयर्स को फिजिकली क्या कर देना? डिस्ट्रॉय। बोलो सर क्लियर है क्या? भाई यही तो काम का है, यही तो मैं आपको पढ़ाने आया हूं। ये मैं आपको पढ़ा भी रहा हूं, समझा भी रहा हूं और रिवाइज भी करवा रहा हूं। 3 in 1 काम चल रहा है आपका। नोट्स भी हैं, समझा भी रहा हूं और रिवीजन भी चल रही है। और क्या चाहिए भाई जीवन में? बस यही तो चाहिए था। आओ देखना, एक लास्ट बात और लिखिए बेटा, फिर ये बायबैक हमारा पूरी तरीके से खत्म। बुक नहीं भी खोल के देखोगे तब भी चंगा। आओ देखना, नोट रिटर्न ऑफ बायबैक। रिटर्न का एक भाई जाहिर सी बात है, जो भी हम काम करते हैं, जो भी हमने गुल खिलाए, वो रिटर्न एक फाइल करनी होती है। हर जगह का यही सीन है। रिटर्न ऑफ बायबैक फॉर्म नंबर SH11 में ROC को, अगर लिस्टेड कंपनी है तो सेबी को भी दे देना विद इन 30 डेज ऑफ द कंप्लीशन ऑफ बायबैक का होते ही वहां से 30 दिनों के अंदर ROC को और सेबी को रिटर्न फाइल कर देना। कर देंगे जी। सर्टिफिकेट साथ में प्लस लगा रखा है। प्लस का मतलब बेटा साथ में और क्या जाएगा? सर्टिफिकेट SH15 बाय 2 डायरेक्टर्स दैट बायबैक इज एज पर एक्ट। एक सर्टिफिकेट जाएगा 2 डायरेक्टर्स के द्वारा SH15 के अंदर। इसी वाले रिटर्न के साथ ये वाला सर्टिफिकेट भी जाएगा कि भैया जो भी बायबैक करा उसके लिए जो भी एक्ट का, कंपनीज एक्ट 68 का या रूल का या सेबी के रेगुलेशन का पालन करना था, उन सब का पालन हो गया। डायरेक्टर सर्टिफाई करके दे देंगे। इसी के साथ इस रिटर्न के साथ फॉर्म नंबर SH15 में, मतलब SH11 और SH15 साथ में जाता है। ये CS वाले बच्चों के लिए बहुत काम का था। और इसके अलावा अगर किसी भी ऑफिसर डायरेक्टर ने कोई भी नॉन कंप्लायंस करा इस सेक्शन का, तो उनकी लंका लगा देंगे। कंपनी के ऊपर भी 1 से 3 लाख, ऑफिसर के ऊपर भी 1 से 3 लाख। सर खत्म, सर खत्म, देखो खत्म। हर चीज कवर कर लिया आपने इस पेज की भी। एवरीथिंग इज कवर्ड, सब है इसके अंदर। भाई इतना पढ़ लो और आप पिछला वाला वो जो पेज था, स्लाइड था, वो पढ़ लो, आपका 68 खत्म हो जाएगा। आपको कुछ और रेफर करने की जरूरत ही नहीं है भाई, कुछ भी जरूरत नहीं है। बोलो क्या डन है? बच्चों अगर आपको अपनी तरफ से कोई सेक्शन करवाना है तो प्लीज मुझे बताओ, वरना जो जो इंपॉर्टेंट है मैं धीरे धीरे आपके जनवरी वाले एग्जाम से पहले पहले सारे सेक्शन, इंपॉर्टेंट सारे सेक्शन पक्का खत्म करवा दूंगा। ये मेरी गारंटी है, ऑन रिकॉर्ड बात है ना। और चलिए, आप CA कर रहे हैं, CS कर रहे हैं, CMA कर रहे हैं, जहाँ जहाँ कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन एप्लीकेबल है, सिर्फ इस इतना भी पढ़कर आप विद कॉन्फिडेंस पेपर में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। आई होप आपको मज़ा आया होगा। मज़ा आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने दोस्तों से प्लीज़ शेयर कर दो। भाई मैं चाहता हूँ आप तो पास हो ही हो, आपकी तो रैंक आए, आपके दोस्त की भी रैंक आए, ताकि उससे भी थोड़ी दुआएं मिल जाए। चलो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए सेक्शन के साथ तहलका मचाने के लिए। बाय बाय और टेक केयर।